है ना, जॉन डेवी। जॉन डेवी का जॉन डेवी का जो कंट्रीब्यूशन है प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी में, ये बहुत आउटस्टैंडिंग है, ये ट्रिमेंडस वर्क है जॉन डेवी का, है ना। जॉन डेवी का आप स्कूल एज अ सोसाइटी का मिनिएचर के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना। जॉन डेवी का जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज या डेमोक्रेटिक प्रोसेस या डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वही जॉन डेवी का कंट्रीब्यूशन जो है बहुत ज्यादा है आपका प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी में। उसके बाद आपका चार्ल्स सैंडर्स पियर्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उनका भी मेन कंट्रीब्यूशन है, एंड एज अ चार्ल्स सैंडर्स पियर्स को ही एज अ फाउंडर ऑफ प्रैग्मेटिज्म, है ना, एज अ फाउंडर ऑफ प्रैग्मेटिज्म या फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म चार्ल्स सैंडर्स पियर्स को भी कहा जाता है। हाँ, लेकिन जो बहुत ज्यादा अगर कंट्रीब्यूशंस की बात करें कि प्रैग्मेटिज्म में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशंस किसका है, तो इसमें जॉन डेवी का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो इसलिए कभी कभी लोग क्या करते हैं कि जॉन डेवी को एज अ फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म मान लेते हैं कि फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म जॉन डेवी है ना। लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी जो है, प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी, इनका जो फाउंडर है वो चार्ल्स सैंडर पियर्स है ना। चार्ल्स सैंडर पियर्स ये इनका फाउंडर है आपका प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी। एंड प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी को अमेरिकन फिलोसफी कहा जाता है ना। प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी को अमेरिकन फिलोसफी कहा जाता है या अमेरिकन बेस्ड फिलोसफी कहा जाता है ना। क्यों अमेरिकन फिलोसफी कहा जाता है? बिकॉज ऑफ रीजन दैट द ये चार्ल्स सैंडर्स पियर्स है, जॉन डेवी है, ये लोग अमेरिका के हैं, है ना, ये अमेरिका के बासिंदे हैं। तो इस वजह से जो प्रैग्मेटिज्म को फुल्ली, है ना, प्रैग्मेटिज्म को फुल्ली अमेरिकन फिलोसफी भी कहा जाता है। एंड प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी को इंस्ट्रूमेंटलिज्म भी कहा जाता है, प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी को एक्सपेरिमेंटलिज्म भी कहा जाता है, एंड प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी को फंक्शनलिज्म भी कहा जाता है, एंड प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी को कॉन्सिक्वेंशियलिज्म भी कहा जाता है ना। तो आपको सबसे पहले ये जो प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी है एक अमेरिकन बेस्ड फिलोसफी है, और इनको और कई नाम से जाना जाता है, इंस्ट्रूमेंटलिज्म फिलोसफी, एक्सपेरिमेंटलिज्म फिलोसफी, फंक्शनलिज्म फिलोसफी एंड कॉन्सिक्वेंशियलिज्म फिलोसफी। ये जो इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट नाम से ये फिलोसफी क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है, अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसफी, मतलब प्रैग्मेटिज्म के हिसाब से एजुकेशन कैसा होना चाहिए, है ना, प्रैग्मेटिज्म के हिसाब से इंसान कैसा होना चाहिए, प्रैग्मेटिज्म के हिसाब से नॉलेज कैसा होना चाहिए, है ना, प्रैग्मेटिज्म के हिसाब से स्कूल का एम क्या होना चाहिए, एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए, या प्रैग्मेटिज्म का इम्प्लीकेशन क्या है एजुकेशन में। ये चीजें आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा कि अगर आप प्रैग्मेटिज्म जो टर्म है इनका अगर आप लिटरल मीनिंग जानने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत सारी चीजें जो है इनका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी का जो फादर है या जो फाउंडर है, अच्छा ये मुझे एक बार बता दीजिए कि वॉइस क्लियर है कि नहीं जी? यस सर, क्लियर है। भले ही मेरे कान में ना बहुत जोर जोर से आवाज आती है, थोड़ा थोड़ा देर के लिए रुकती है ना, 10-15 सेकंड का रुकती है, उसके बाद फिर से शुरू होती है, लेकिन आप लोग को आवाज, इसलिए आप बहुत जोर जोर से बोलते भी हैं। हाँ ओके। तो इनका जो फादर है, कुछ पहले हम लोग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, उसके बाद इनकी जो एक्चुअल फिलोसफी है उधर हम बढ़ेंगे। इनका जो फादर है चार्ल्स सैंडर्स पियर्स है, या फाउंडर आप बोल सकते हैं। इनके जो फेमस थिंकर है प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी का, वो हेराक्लिटस है, जॉर्जियस है, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स है जो फादर है, विलियम जेम्स है, ये भी बहुत फेमस है एजुकेशनिस्ट, जॉन डेवी है, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस फिलोसफी में, W.H. किलपेट्रिक है, इनका अपने एजुकेशन में थ्योरी पढ़ा, बहुत फेमस है ये भी, J.L. चार्ल्स रटनर्स है, ये भी बहुत फेमस है, एंड बर्टन रसेल है ना, ये भी बहुत फेमस है। ये जितने भी है, एक चीज बहुत याद रखिएगा, आप लोगों ने पढ़ा था पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म, है ना। आपको मैंने रिसर्च में पढ़ाया था पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, है ना। ये क्या है, फिलॉसफी है कि कौन सा नॉलेज सत्य है या कौन सा नॉलेज ट्रू है या कौन सा नॉलेज ऑथेंटिक है। ऑन द बेसिस दैट दो फिलॉसफी आया था, एक पॉजिटिविज्म और एक पोस्ट पॉजिटिविज्म। और आपको मैंने बताया था कि पॉजिटिविज्म के मानने वाले कौन कौन है, कौन कौन से थिंकर है, पॉजिटिविज्म के सपोर्टर कौन कौन है, ये भी उस समय में बताया था कुछ लोगों के बारे में, है ना। आप याद रखिएगा कि जितना भी प्रैग्मेटिज्म के फॉलोअर होंगे जी, जितना भी प्रैग्मेटिज्म के फॉलोअर होंगे,
वो सारा पॉजिटिविज्म को मानने वाले हैं या पोस्ट पॉजिटिविज्म के मानने वाले होंगे? पॉजिटिविज्म सर, वेरी गुड, पॉजिटिविज्म को मानने वाले याद रखिएगा जितने भी प्रैग्मेटिज्म्स के फॉलोअर होंगे या प्रैग्मेटिज्म्स के थिंकर होंगे या प्रैग्मेटिज्म्स के सपोर्टर होंगे, वो सारे लोग पॉजिटिविज्म्स फिलॉसफी को मानने वाले होंगे। इवन रियलिज्म्स के भी पॉजिटिविज्म्स के मानने वाले होंगे, है ना। आपका आइडियलिज्म वाला जो है पोस्ट पॉजिटिविज्म्स के मानने वाले होंगे। तो कभी कभी आप ऑप्शंस में देखे होंगे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सपोर्टर ऑफ पॉजिटिविज्म फिलॉसफी, है ना। तो उसमें आपको बर्टन रसेल या रटनार्स या किलपेट्रिक इस तरह का नाम आप ऑप्शन में जरूर देखे होंगे। इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा जाता था कि पॉजिटिविज्म को कौन मानते हैं, पोस्ट पॉजिटिविज्म को कौन मानते हैं, है ना। तो यहाँ से आप साइंटिफिक बेस होती है ना ये। जी हाँ, हाँ, इसकी फिलॉसफी बात करेंगे तो बिल्कुल। तो इनकी ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आप याद रखिएगा, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है ना। सबसे पहले याद रख लीजिए कि प्रैग्मेटिज्म्स को किस किस नाम से जाना जाता है जी? प्रैग्मेटिज्म्स को किस किस नाम से जाना जाता है? एक बार बोल लीजिए आप लोग सभी। है ना, कॉन्सिल। ये आपका लगभग जो है 19th सेंचुरी के लास्ट में ये फिलॉसफी आया। 19th सेंचुरी के लास्ट में फिलॉसफी आया और एजुकेशन के फील्ड में ये इन्होंने बहुत बेहतरीन अपना छाप छोड़ा, है ना। एजुकेशन के फील्ड में ये प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी एक बहुत बड़ा छाप छोड़ा, बहुत बेहतरीन छाप छोड़ा, है ना। एक लाइन में आप इसको समझ सकते हैं कि ये इन्होंने कहा, प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी कहता है कि वही नॉलेज सत्य है, एपिस्टेमोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में कहता है। देखिए तीनों पर्सपेक्टिव को हम समझ लेंगे, है ना। कौन कौन पर्सपेक्टिव? मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी, है ना। हम पहले एपिस्टेमोलॉजी में आते हैं, है ना। हम पहले एपिस्टेमोलॉजी में आते हैं, दैट मींस कि नॉलेज में। किस में आते हैं? नॉलेज में। अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म इन लोग का मानना है कि वही नॉलेज सत्य है, वही नॉलेज रियल नॉलेज है, वही नॉलेज ऑथेंटिक नॉलेज है, वही नॉलेज रियल नॉलेज है जो नॉलेज प्रॉफिटेबल हो, जो नॉलेज प्रॉफिटेबल हो, है ना। जो नॉलेज प्रैक्टिकेबिलिटी हो, जो नॉलेज यूटिलिटेरियन हो, है ना। जो नॉलेज अप्लाइड हो, वही नॉलेज सत्य है। इसके अलावा कोई नॉलेज सत्य नहीं है ना। मतलब अगर एजुकेशन हम किसी को दे रहे हैं और उसको नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर उस नॉलेज का कोई यूटिलिटी है, उस नॉलेज का कोई प्रॉफिटेबल हो रहा है इंसान को, है ना, इंसान को कोई प्रॉफिट हो रहा है उस नॉलेज से, उनका कोई यूटिलिटेरियन है ना, कोई यूटिलाइज है, कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उस नॉलेज का, तो उस नॉलेज को सत्य मानेंगे। इसके अलावा कोई भी नॉलेज सत्य नहीं है। किसके अकॉर्डिंग जी? प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग, है ना। इन्होंने बहुत बेहतरीन बात कही, है ना, बहुत बेहतरीन बात कही कि वही नॉलेज सत्य है, वही एजुकेशन सत्य है जिस एजुकेशन से या जिस नॉलेज से क्या हो, हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, वो प्रॉफिटेबल हो। याद रखिएगा। किसके बारे में बोला? एपिस्टेमोलॉजी के बारे में बोला, है ना, एपिस्टेमोलॉजी के बारे में। अब दूसरी बात क्लियर है, ये बात क्लियर है एपिस्टेमोलॉजी के पर्सपेक्टिव में? हाँ जी, यस सर। ओके। देखिए दूसरी चीज कहा कि मेटाफिजिक्स मतलब कि अंतिम सत्ता किसके पास है ना, अंतिम सत्ता किसके पास है, या अल्टीमेट रियलिटी क्या है इस यूनिवर्स का, है ना, अल्टीमेट रियलिटी क्या है इस यूनिवर्स का। तो अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी ये भी माना कि ये पूरा मैटेरियलिस्टिक है, ये मैटर से बना है, ये भी इस चीज को मानता है। लेकिन इन्होंने कहा कि हम सारी चीज को मान लेंगे अगर उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू या एक्टिविटी के थ्रू या एक्सपीरियंस के थ्रू अगर हम प्रूफ कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं, तो हम उस चीज को मान लेंगे, है ना। किसी भी सुपर नेचुरल चीज को हम मान लेंगे, कोई सुप्रीम पावर को भी मान लेंगे, अगर हम एक्सपीरियंस के थ्रू या एक्सपेरिमेंट के थ्रू अगर हम किसी चीज को साबित कर पाते हैं, प्रूफ कर पाते हैं, तो फिर हम उसको अल्टीमेट रियलिटी मान लेंगे। अगर एक्सपेरिमेंट के थ्रू या एक्सपीरियंसेस के थ्रू या प्रैक्टिकल यूजेबिलिटी के थ्रू अगर हम उस चीज को साबित नहीं कर पाते, प्रूफ नहीं कर पाते, तो उसको हम सत्यता नहीं मानेंगे, है ना। तो अकॉर्डिंग इनका जो मेटाफिजिक्स है, इनका मेटाफिजिक्स ट्रू क्या है, ट्रू रियलिटी क्या है ना, अल्टीमेट रियलिटी क्या है, वो ये बताता है कि अगर एक्सपेरिमेंट के थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू
प्रैक्टिकल यूजिबिलिटी के थ्रू अगर हम किसी चीज को पाते हैं तभी हम इसको मानेंगे, मतलब पैरामीटर आपका यही है ना। उसके बाद वैल्यूज के बारे में कहा कि वैल्यूज कोई भी वैल्यूज परमानेंट नहीं होता, ऑल वैल्यूज आर इंस्ट्रूमेंटल, है ना, ऑल वैल्यूज आर इंस्ट्रूमेंटल एंड ऑल वैल्यूज आर रिलेटिव वैल्यूज, है ना। ऑल वैल्यूज क्या है, सारी वैल्यूज क्या है, रिलेटिव वैल्यूज है ना। मतलब जो वैल्यूज है वो मतलब सीक्वेंस टू सीक्वेंस डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, कम्युनिटी टू कम्युनिटी डिपेंड करता है ना। जो वैल्यूज है आपका पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, कम्युनिटी टू कम्युनिटी डिपेंड करता है, स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है ना। वैल्यूज, तो वैल्यूज परमानेंट नहीं होता है, वैल्यूज क्या होता है, रिलेटिव होता है। मेरी वॉइस क्लियर है? जी सर क्लियर है। यस सर क्लियर है। यस सर। देखिए, तो वैल्यूज को इन्होंने भी क्या परमानेंट नहीं माना, वैल्यूज भी रिलेटिव है, और वही वैल्यूज क्या है, रिलेटिव वैल्यूज है। अब देखिए कि वैल्यूज को अगर आप स्टडी करेंगे तो मतलब सिंपल सा देखिए कि बकरे का सैक्रिफाइस करना मतलब उसको कुर्बानी देना इस्लामिक फिलॉसफी में एक वैल्यूज है ना, एक क्या वैल्यूज है, अच्छी मानी जाती है। उसका जो है बहुत सारा आपको पुण्य मिलता है, सवाब मिलता है। यही सेम चीज जैनिज्म फिलॉसफी में ले लीजिए, है ना, जैन फिलॉसफी में ले लीजिए। क्या ये बहुत बड़ी पाप है कि नहीं, बहुत बड़ी पाप है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू द जैनिज्म फिलॉसफी, है ना। उनके अकॉर्डिंग क्या है, ये अहिंसा है, इनके अकॉर्डिंग क्या है, ये नॉन वायलेंस है ना, जीव की हत्या है ये। तो उनके अकॉर्डिंग ये वैल्यू नहीं है, लेकिन एक कम्युनिटी के लिए ये वैल्यूज है, अच्छी चीजें हैं, है ना, सैक्रिफाइस है। तो इसी चीज को उन्होंने कहा कि वैल्यूज आर रिलेटिव। वैल्यू क्या है, रिलेटिव, है ना। आप अगर अमेरिका में है, वहां पे अगर ऑफिस में बैठ के या फिर मतलब जब पब वगैरह में जाके या फिर रेस्टोरेंट में बैठ के अगर दारू पीते हैं, कोई बात नहीं, वैल्यूज के अंदर आता है। इंडिया में ऐसा कीजिए, ये पाप है कि नहीं। तो अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी वैल्यूज आर रिलेटिव, वैल्यूज आर इंस्ट्रूमेंटल, है ना, वैल्यूज आर इम्परमानेंट, है ना, दैट आर द वैल्यूज अकॉर्डिंग टू वैल्यूज के बारे में ये पर्सपेक्टिव इनका था, राइट। तो जो प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी है एजुकेशन के बारे में क्या कहता है, वैल्यूज के बारे में क्या कहता है, और सुपर नेचुरल पावर के बारे में क्या कहता है, या अल्टीमेट रियलिटी के बारे में क्या कहता है। सबसे पहले इसको और बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये प्रैग्मेटिज्म है, प्रैग्मेटिज्म को हम थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करके इनका लिटरल मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली दी प्रैग्मेटिज्म इज, है ना। तो देखिए प्रैग्मेटिज्म वर्ड जो है ग्रीक वर्ड प्रैग्मा से लिया गया, है ना। प्रैग्मेटिज्म एक ग्रीक वर्ड है, प्रैग्मा, और प्रैग्मा का मीनिंग होता है टू डू, है ना। प्रैग्मा का क्या मीनिंग होता है, टू डू, टू मेक, टू अकम्प्लाइज, वर्क, प्रैक्टिस, एक्शन और एक्टिविटी, है ना। इट इज द फिलॉसफी ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, इट इज द टिपिकल अमेरिकन फिलॉसफी प्रैक्टिकल इन अप्रोच। प्रैग्मा का जो मीनिंग होता है यहाँ पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि इनका जो लिटरल मीनिंग है ना, इसका जो टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग है, इसके टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग से ही बहुत सारी चीजें ये क्लियर कर देगा अपना, है ना। क्या है प्रैग्मेटिज्म का मीनिंग, कि टू डू, है ना, टू मेक, टू अकम्प्लाइज, टू वर्क, टू प्रैक्टिस, टू एक्शन और टू एक्टिविटी। इसका मतलब है कि ये फिलॉसफी उसी चीज को सत्य मानेगा, उसी चीज को रियल मानेगा, है ना, जो क्या हो, जो एक्शन करता हो, जो प्रैक्टिस में आ सकता हो, जो एक्टिविटी हो सकता हो, जो क्या कर सकते, जिसको बनाया जा सकता हो, उसी चीज को क्या कर सकते हैं, रियलिटी मानेगा, है ना। और ये पूरी फिलॉसफी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड है। व्हाट एग्जैक्टली द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस विल टॉक लेटर, ओके। इतना भी समझिए, इसका जो टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग है, इनका टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग आपका इस सेंस में। एक्शन को इनका कई टर्म्स है, अभी हम डिस्कस करेंगे, इनके कई टर्म्स है, जैसे एक्शन है, एक्सपीरियंस है, एक्टिविटी है, एक्सपेरिमेंट है, प्रैक्टिकेबिलिटी है, यूटिलिटेरियन है। इस तरह के टर्म से हम इस प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इनका पूरा जो बेस है ना, इनका पूरा बेस इसी टर्म्स में एकदम छिपा हुआ है ना। पहले एक और देख लेते हम लोग एक पॉइंट, कि एक्शन गेट्स प्रियोरिटी ओवर थॉट, एक्सपीरियंस इज एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, everyone is tested on the touchstone of experiences, beliefs and ideas are true if they are workable and profitable, otherwise false।
बहुत बेहतरीन बात कहा है ना। एक्चुअली दिस फिलॉसफी, मतलब प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी उसी चीज को मानता है, उसी चीज को सत्य मानता है ना, जो क्या हो, एक्सपीरियंसेस के थ्रू गेन किया गया हो। वही चीज रियल है या वही चीज सत्य है या अल्टीमेट रियलिटी वही है जो एक्सपीरियंसेस के थ्रू गेन किया गया हो, है ना। आप एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो भी नॉलेज को गेन करेंगे, वो नॉलेज अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म के अनुसार वो क्या आपका सत्य है। अगर आपका नॉलेज एक्शन कर रहा है ना, अगर आपका नॉलेज एक्शन कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई काम में आ रहा है ना, तो उस नॉलेज को या उस तरह की चीजों को हम सत्य मानेंगे, है ना। कोई ऐसी चीज है जो एक्शन नहीं कर रहा हो, है ना, एक्टिविटी नहीं कर रहा हो, उसको ये नहीं मानेगा, सत्य नहीं मानेगा, है ना। जैसे कोई आदमी है बस पड़ा हुआ है, कोई एक्शन नहीं कर रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, बस मुर्दे की तरह पड़ा हुआ है, सो रहा है, ये इनको नहीं मानेगा। उसी चीज को सत्य मानेगा जो एक्टिविटी कर रहा हो, जो क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा हो, है ना। दैट इज द प्रॉफिटेबल ऑफ अकॉर्डिंग टू दिस फिलॉसफी, है ना। एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो भी नॉलेज को गेन करेंगे या जिस भी सत्यता की खोज करेंगे, है ना, जिस भी सत्यता की खोज अगर एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया गया हो, है ना। जैसा आप में से समस्तवरे जाके एक्सपेरिमेंट करेगा और एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने साबित कर दिएगा कि यस देयर इज अ सुप्रीम पावर, है ना, वो गवर्न दिस यूनिवर्स। प्रैग्मेटिज्म बोलेंगे यस हम इसको मानेंगे, यस ये रियलिटी है, ये सत्यता है। तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप जो भी सत्यता की खोज करेंगे, ये फिलॉसफी उस चीज को सत्य मानेगा, है ना। प्रैक्टिकेबिलिटी, वो सारी नॉलेज, वो सारी चीज जो प्रैक्टिकल यूज के लिए हो, उसके अंदर प्रैक्टिकेबिलिटी का एबिलिटी हो, प्रैक्टिकल की एबिलिटी हो, है ना, जो यूजिबिलिटी हो, जो यूटिलिटेरियन हो, है ना, जो मैंने शुरू में ही कहा था, क्या हो, यूटिलिटेरियन हो, यूजिबिलिटी हो, है ना, प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी हो, तो उसी को हम सत्य मानेंगे। वो नॉलेज, है ना, वो नॉलेज जो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, आपके लिए यूटिलिटेरियन है, वो चीजें जो आपके लिए फायदेमंद हो, आपके लिए यूजिबिलिटी हो, आपके लिए एप्लीकेबिलिटी हो, वो चीज अकॉर्डिंग टू दिस फिलॉसफी हम उसको सत्य मानेंगे, इसके अलावा किसी चीज को सत्य नहीं मानेंगे, है ना। यही कह रहा है ये डेफिनेशन में कि एक्शन गेट्स प्रायोरिटी ओवर थॉट। एक्शन क्या है, एक्शन में यहां ज्यादा एम्फेसिस किया गया, ज्यादा स्ट्रेस किया गया एक्शन को ओवर अ थॉट, है ना। आपकी माइंड क्या सोच रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, क्या इमेजिनेशंस कर रहे हैं, दूसरे दुनिया के बारे में आप क्या कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखे हुए, उससे कोई मतलब नहीं। एक्शन क्या हो रहा है ना, एक्शन क्या हो रहा है, उससे इनकी मतलब मेन फोकस या मेन स्ट्रेस है। एक्सपीरियंस इज एट द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स, है ना। एक्सपीरियंसेस के थ्रू आप जो भी गेन करेंगे, जो भी प्राप्त करेंगे, है ना, दैट विल बी द मेन सेंटर ऑफ दिस फिलॉसफी, उन्हीं को हम सत्य मानेंगे। एवरीवन इज टेस्टेड ऑन द टच स्टोन ऑफ एक्सपीरियंसेस, है ना। हम हर चीज को किस पैरामीटर के थ्रू हम उसको टेस्ट कर सकते हैं, एक्सपीरियंसेस के थ्रू। और एक्सपीरियंस देखिए, ये कुछ की टर्म्स है, एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट्स, है ना, ये सब क्या होता है, की टर्म्स होता है। इनके बेस पे अगर किसी चीज को हम मेजर करते हैं तो वो आपका सत्यता होगा। इट इज बिलीफ एंड आइडियाज, बिलीफ्स एंड आइडियाज आर ट्रू। अगर हमारी किसी चीज में मान्यता है, अगर हमारी किसी चीज में आस्था है, अगर हमारी किसी चीज में सेंटिमेंट है ना, हमारी किसी चीज पे बिलीफ है, चाहे इट इज अ बिलीफ ऑफ योर वैल्यूज, इट इज अ बिलीफ योर रिलीजियस प्रैक्टिसेस, इट इज अ बिलीफ ऑफ योर कल्चरल प्रैक्टिसेस, व्हाट एवर योर बिलीफ एंड व्हाट एवर योर आइडियाज, है ना, वो तभी ट्रू होगा, तभी सत्य मानेंगे हम, जब वो क्या हो, वर्केबल हो या फिर वो प्रॉफिटेबल हो आपके लिए। या तो आपके लिए वो प्रॉफिटेबल हो, फायदेमंद हो, या वो वर्केबल हो, वो एक्शनेबल हो, है ना, तभी हम उसको सत्य मानेंगे। अदरवाइज ये क्या है, फॉल्स है। अदरवाइज क्या मानेंगे जी, अदरवाइज क्या मानेंगे, फॉल्स है ना, अदरवाइज फॉल्स है। तो ये बस ये 2-3 लाइन जो है ना, ये प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि एक्शन गेट्स प्रायोरिटी ओवर थॉट, है ना। इट डजंट मैटर कि व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट आर यू imaginations, what are you analyzing, it doesn't matter is that the एक्शन कर रहा है नहीं, इट इज वर्केबल और नॉट, इट इज प्रॉफिटेबल और नॉट, है ना, इट इज प्रैक्टिकल यूजिबिलिटी और नॉट, इट इज यूटिलिटेरियन और नॉट,
है ना, इट्स गेन थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंसेस और नॉट, एक्सपीरियंसेस के थ्रू इस चीज को गेन किया गया है या नहीं, अगर किया गया है तो ये सही है, अन्यथा ये फॉल्स है। आई थिंक इज बेटर क्लियर ओवर दिस मतलब कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी। हाँ जी, एवरीवन प्लीज। यस हाँ जी, बाकी लोग। जी सर। जी जी You're सर ready? क्लियर। यस सर। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि इस फिलॉसफी का प्रिंसिपल ऑफ प्रैग्मेटिज्म हम लोग देखते हैं कि क्या प्रिंसिपल ऑफ प्रैग्मेटिज्म है। पहला है प्लूरलिज्म, एम्फेसिस ऑन चेंज। एक ये है कि एवर इवॉल्विंग एंड चेंजिंग, मतलब इस यूनिवर्स के बारे में कहा कि ये यूनिवर्स क्या है, एवर इवॉल्विंग है और चेंजिंग है, ये मतलब तरक्की पजीर है। ये उर्दू टर्म है क्या, तरक्की पजीर? हाँ जी सर। यस सर। हाँ, इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं कि निरंतर निरंतर मतलब जो है डेवलप करते रहना। हाँ, अब डेवलपमेंट सर परिवर्तनशील होगा सर, निरंतर। हाँ, नहीं, चेंजिंग का परिवर्तन, निरंतर चेंजिंग का परिवर्तनशील, और इवॉल्विंग का मतलब होता है तरक्की करना, है ना, विकास करना। तो निरंतर विकास करना, है ना, निरंतर प्रगतिशील हाँ, प्रगतिशील भी कर सकते हैं, है ना, निरंतर प्रगतिशील। तो ये जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स को प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी भी मानता है कि ये निरंतर प्रगतिशील है, एवर इवॉल्विंग है एंड चेंजिंग है, परिवर्तनशील है। ये बात याद रखिएगा। तो इनकी जो की प्रिंसिपल है ना जी, की प्रिंसिपल है क्या क्या? प्लूरलिज्म, एम्फेसिस ऑन चेंज, यूटिलिटेरियन, changing aims and values, individualism, emphasis on social aspect, experimentalism, gives importance to action, gives importance to experiences, believes in change, no belief in permanent values, give emphasis on experimentation, a practical philosophy, a humanistic philosophy, pragmatist belief on present, belief that growth and development takes place through interaction and environment, deep faith in democracy, है ना, deep faith in democracy, जॉन डेवी का है, emphasis on means not one and end, है ना। ये क्या है, इनकी प्रिंसिपल है, बहुत आसान प्रिंसिपल है, और लगभग इनके सारे प्रिंसिपल को, है ना, इनके लगभग सारे प्रिंसिपल को एजुकेशन में इम्प्लीकेशंस किया। आज के डेट की जो करिकुलम बनता है, आज के डेट पे भी इनको इम्प्लीकेशंस किया जाता है, और सिर्फ हमारी कंट्री नहीं, और सिर्फ अमेरिका में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में दोस्तों, है ना, पूरी दुनिया में इनकी जो फिलॉसफी है प्रैग्मेटिज्म का, इनका बहुत बड़ा एप्लीकेशन एजुकेशन के बाद डायनेमिक चेंजेस भी लाया, है ना। पहला क्या है जी, पहला क्या है? प्लूरलिज्म, है प्लूरलिज्म। प्लूरलिज्म फिलॉसफी को आपको याद होगा, जैनिज्म फिलॉसफी भी इस प्लूरलिज्म को मानता है ना। जैनिज्म फिलॉसफी भी इस प्लूरलिज्म को मानता है, लेकिन अच्छा जैनिज्म में लेकिन जैनिज्म में टर्म अलग है। आप में से कोई बता सकता है प्लूरलिज्म का मीनिंग होता है? अभी रुकिए। प्लूरलिज्म का मीनिंग होता है कि जो मेटाफिजिकल एस्पेक्ट है ना, जो ऑन्टोलॉजिकल एस्पेक्ट है कि रियलिटी क्या है, तो अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म ये कहता है कि अल्टीमेट रियलिटी इज नॉट वन बट मेनी, है ना। अल्टीमेट रियलिटी इज नॉट वन but many, that is the pluralistic in nature, that's why it is called pluralism, है ना, that's why it is called pluralism, है ना। मतलब रियलिटी कोई एक नहीं है, अनेक रियलिटी है, मेनी रियलिटी है ना। अब यही चीज को आपका जैनिज्म, इंडियन का जो फिलॉसफी आपके साथ मैंने डिस्कस किया था, जैनिज्म भी से ही यही बात को कहता है। क्या था वो जी, जैनिज्म वाला क्या टर्म दिया था इसको? अनेकांत। वेरी गुड, अनेकांतवाद, है ना। क्या बोला था वो लोग? अनेकांतवाद, है ना, अनेकांतवाद। और इंग्लिश में उसको मेनिनेस कहा गया था, इंग्लिश में मेनिनेस या अनेकांतवाद, है ना। तो जो अनेकांतवाद का जो कॉन्सेप्ट है इज इक्वल टू द प्लूरलिज्म इन प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी। आई थिंक इट्स क्लियर। प्लूरलिज्म क्लियर? यस सर। अब एम्फेसिस ऑन चेंज, है ना जी, एम्फेसिस ऑन चेंज। अब एम्फेसिस ऑन चेंज में आप मतलब जो चेंज का कॉन्सेप्ट है कि एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू चेंज, या फिर द वर्ल्ड इज अ प्रोसेस एंड अ कांस्टेंट फ्लक्स, की ये हमेशा क्या होता है, निरंतर परिवर्तनशील है ना। एवर इवॉल्विंग की जो कॉन्सेप्ट है कि दिस द वर्ल्ड इज एवर प्रोग्रेसिंग एंड इवॉल्विंग। ऐसा नहीं, एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है कि हमारी जो ये दुनिया है इवर प्रोग्रेसिंग है एंड इवॉल्विंग है,
है ना। पहले अगर हम देखेंगे और अभी देखेंगे तो देखिए कितना ज्यादा प्रोग्रेस हो गया, और आज से 5000 साल पहले और कितना ज्यादा हमारी ये दुनिया प्रोग्रेस कर चुका होगा, है ना। तो ये जो इवर प्रोग्रेसिंग है एंड इवर इवॉल्विंग की जो कॉन्सेप्ट है, इस पे भी जोर देता है कि कोई भी चीज जो है परमानेंट नहीं है एंड एवरीथिंग। और ये दुनिया की जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो दुनिया की कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं कि आज के डेट में ऐसा है तो हम ऐसा ही रह जाएगा, बल्कि ये इवर प्रोग्रेसिंग है, इवर इवॉल्विंग है ना जी। उसको यूटिलिटेरियन या यूटिलिटेरियनिज्म, इनके बारे में तो मैं पहले शुरू में ही आपको डिस्कस कर दिया था कि व्हाट एग्जैक्टली ये फिलॉसफी का जो कोर कॉन्सेप्ट है ना। कोर कॉन्सेप्ट में से एक कॉन्सेप्ट ये भी है यूटिलिटेरियन, है ना। कोई भी नॉलेज या कोई भी चीज तब तक वो सत्य है आपके लिए जब तक वो आपके लिए कोई यूजफुल ना हो, है ना। क्या हो? वो यूजफुल ना हो, है ना। बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी चीजें वो आपके लिए अगर यूजफुल नहीं हो, है ना, आपके लिए वो यूटिलिटेरियन नहीं हो, तो प्रैग्मेटिज्म उसको एम्फेसिस नहीं करता, उसको नहीं मानता है, उनको रियल नहीं मानता है ना जी। उसके बाद चेंजिंग एम एंड वैल्यू, चाहे एजुकेशन का मकसद हो, चाहे आपके जीवन का मकसद हो, है ना, चाहे आपकी वैल्यूज हो, चाहे किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की वैल्यू हो, चाहे पर्टिकुलर कल्चर की वैल्यू हो, है ना, या किसी इंस्टीट्यूशन की वैल्यू है, ये सारा वैल्यूज परमानेंट नहीं होता है ना। ये सारी वैल्यू क्या होता है जी? ये सारी वैल्यू क्या होता है? चेंज होते रहेगा, बदलते रहेगा, है ना जी, है ना। कुछ भी हो, चेंजिंग एम एंड वैल्यूज। देखिए आज से 50 साल देखिए हमारी एम ऑफ एजुकेशन उठा के देख लीजिए, आपको मिल जाएगा क्या एम ऑफ एजुकेशन। आज के डेट में देखिए एम ऑफ एजुकेशन चेंज हो गया। आपकी लाइफ का भी एम देखिए, बचपन में आप सोचते थे कि पुलिस बन जाए, आज के डेट में आप सोच रहे हैं कि प्रोफेसर बन जाए। कल के डेट में अगर जेआरएफ नहीं निकलेगा तो सोचेंगे कि कम से कम एक प्राइमरी टीचर ही बन जाए। अब बाय द प्राइमरी टीचर भी ना हो तो कम से कम सोचेंगे कम से कम एक दुकान ही दे दे, पान का दुकान, तब किसी तरीके से जीवन यापन तो करना ही है आपको, है कि नहीं। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सिक्वेंसेस, है ना, अकॉर्डिंग टू कॉन्सिक्वेंसेस आपकी वैल्यूज भी चेंज होगा, आपका एम ऑफ लाइफ भी चेंज होगा। यही रीजन है कि प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी को कॉन्सिक्वेंशियलिज्म भी कहा गया। क्यों कहा गया? कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्सिक्वेंसेस आपकी हर चीजें परिवर्तन होते जाएगा, आपकी हर चीजें बदलता रहेगा, है ना। कोई बोल दे कि सर बचपन में ही मैंने सोच लिया था कि प्रोफेसर बनना है, जेआरएफ क्वालिफाई करना है और मैं बचपन से ही कर रहा हूं, नहीं, इट इज अ कॉन्सिक्वेंस। बहुत लोग तो जो है ज्ञान अकेडमी आया तभी जेआरएफ के बारे में सोचा होगा कि हाँ कर लेते हैं तैयारी, अदरवाइज सारे एमएड करने वाले नहीं सोचते हैं कि जेआरएफ कर लेते हैं। क्या जी कुछ सत्यता है इस बात को? मैं गारंटी के साथ कह रहे हैं कि एमएड करने वाले सारे लोग ये सोच के एमएड नहीं करते हैं कि उसको जेआरएफ करना है ना। हाँ फलाना दोस्त कर लिया जेआरएफ तो इसलिए वो करने के लिए आ जाता है ना, यह शुरू कर देता है पढ़ने। मिराज कर लिया, जानिशार कर लिया, संस्तवरेज कर लिया, नेहा कर लिया, अच्छा दोस्त को देख के चलो हम भी करते हैं। तो देखिए कितना कांस्टेंट फ्लक्स में देयर एम चेंज हो जाता है ना। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस होता है, राइट। तो ये चीजें इंडिविजुअलिज्म, देखिए प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी इंडिविजुअल में फोकस करता है, लेकिन इंडिविजुअल से ज्यादा ये सोसाइटी पे फोकस करता है ना। किस पे? सोसाइटी पे फोकस करता है प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी जी। प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी सोसाइटी पे फोकस करता है कि सोसाइटी को हार्मोनी बनाना है ना। सोसाइटी कैसा? एक हार्मोनी वाला सोसाइटी बने, है ना, एक पीसफुल सोसाइटी बने, एक स्टेबल सोसाइटी बने। लेकिन हम एक स्टेबल सोसाइटी को, एक हार्मोनी सोसाइटी को, एक इथोस और वैल्यूज वाली सोसाइटी को हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी का मानना है कि सोसाइटी कैसे कंस्ट्रक्ट होता है ना, सोसाइटी कैसे बनता है। तो एवरी इंडिविजुअल को मिला के ही तो सोसाइटी बनता है जी, है ना जी। एवरी इंडिविजुअल को मिला के ही ना हमारी सोसाइटी बनता है जी। तो जॉन डेवी का कहना है कि फर्स्ट फोकस टू द इंडिविजुअल। अगर आपको एक बेहतरीन सोसाइटी चाहिए, है ना, अगर आपको एक बेहतरीन सोसाइटी चाहिए तो सबसे पहले एक बेहतरीन इंडिविजुअल को बनाइए, समझ रहे हैं। अगर आपको एक बेहतरीन सोसाइटी चाहिए
तो आप Yes. क्या कीजिए, सबसे पहले एक बेहतरीन इंडिविजुअल को बनाइए, इंडिविजुअल को एक बनाइए। बेहतरीन इंडिविजुअल को बनाइए। इस इंडिविजुअल के अंदर अच्छी अच्छी वैल्यूज को इंसिडेंट कीजिए, इस इंडिविजुअल के अंदर इथोस डेवलप कीजिए, इस इंडिविजुअल के अंदर वो सारी नॉलेज को डेवलप कीजिए जो सोसाइटी के नीड के हिसाब से हो। इस इंडिविजुअल के अंदर वो सारी स्किल, सारी नॉलेज डेवलप करे जो एक सोसाइटी के। अगर हम एक इंडिविजुअल को बेहतरीन बना लेंगे तब फिर एक सोसाइटी के पीछे काम करने की हमें जरूरत नहीं होगी, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, है ना। बिकॉज ऑफ रीजन दैट द सोसाइटी इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, दैट इज द सोसाइटी। तो इसलिए हमें सबसे पहले इंडिविजुअलिज्म पे फोकस करना पड़ेगा और यही इंडिविजुअल जाके एक सोसाइटी बनेगा। और ये सोसाइटी का जो सपना है ना, ये सोसाइटी का जो सपना है जॉन डेवी का, कि एक बेहतरीन सोसाइटी हो, एक पीसफुल सोसाइटी हो, एक हार्मोनियस सोसाइटी हो, एक स्टेबल सोसाइटी हो, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी हो, है ना। और इस तरह का सोसाइटी का उन्होंने क्या क्या एक तरह का से वो उनका एक सपना है, मतलब एक कॉन्सेप्ट है कि ऐसा सोसाइटी होना चाहिए। इसीलिए प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी इंडिविजुअलिज्म पे भी फोकस करता है और उसके साथ साथ सोशल एस्पेक्ट्स पे भी ये क्या करते हैं, फोकस करता है, राइट जी, है ना। कहता है कि इंडिविजुअलिज्म, प्रैग्मेटिस्ट आर individualists, they put maximum premium upon freedom in human life. Liberty goes with equality and fraternity. Everyone should adjust to his environment. ये इंडिविजुअलिज्म पे emphasis on social aspects पे भी हो गया। एक्सपेरिमेंटलिज्म, है ना, प्रैग्मेटिस्ट का एक दूसरा नाम है आपका क्या, एक्सपेरिमेंटलिस्ट, है ना। एक्सपेरिमेंटलिज्म, प्रैग्मेटिज्म का दूसरा नाम ही है एक्सपेरिमेंटलिज्म, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटलिज्म पे ये बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। और मैंने आपको शुरू में ही बताया कि वो सारी नॉलेज को सत्य मान लेगा, वो सारी नॉलेज को ट्रू मान लेगा जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपने गेन किया, है ना। बाकी ये और टर्म है कुछ, गिव्स इंपॉर्टेंस टू एक्शन, गिव्स इंपॉर्टेंस टू एक्सपीरियंसेस, बिलीव्स इन चेंज, नो बिलीव्स इन परमानेंट वैल्यू, है ना। ये ऑब्वियस सी बात है, जब ये मानता है, ये पहले ही कहा है ना, पहले ही कह दिया है कि वैल्यूज परमानेंट नहीं होता, सॉरी वैल्यूज चेंजिंग होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि नो बिलीफ इन परमानेंट वैल्यू, है कि नहीं जी। gives emphasis on experimentation, a practical philosophy, a humanistic philosophy। देखिए ये ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी इनको क्यों कहा गया, है ना जी, ये ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी क्यों कहा गया, क्योंकि मैंने आपको शुरू में कहा कि ये बहुत ज्यादा सोसाइटी पे जोर देता है, ये फिलॉसफी, है ना, सोसाइटी पे जोर देता है। और अकॉर्डिंग टू दिस फिलॉसफी एक सोसाइटी कैसा चाहिए, एक इंडिविजुअल कैसा चाहिए, है ना। एक इंडिविजुअल के बारे में कहा गया कि एक इंडिविजुअल के अंदर मतलब बहुत अच्छी अच्छी वैल्यूज हो, है ना, एक दूसरे के अंदर ब्रदरहुड हो, है ना, एक दूसरे के अंदर फ्रैटर्निटी हो, एक दूसरे के दुख और सुख के साथ रहे, है ना, एक दूसरे के इमोशंस को समझे। इस तरह मतलब जो है एक तरीके से जो ह्यूमनिस्टिक जो अप्रोच है इन पे ये फोकस करता है ना। तो इसलिए इसको जो ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी एक तरीके से, प्रैग्मेटिस्ट बिलीफ ऑन प्रेजेंट में बिलीव करता है, प्रेजेंट हमारी सत्य रहेगा तो फिर आगे भी। बिलीव दैट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस थ्रू इंटरेक्शन एंड एनवायरनमेंट, ये भी आपका जॉन डेवी का है कि हमारे अंदर जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है ये किसके थ्रू होता है, इंटरेक्शन एंड एनवायरनमेंट, है ना, इंटरेक्शन एंड एनवायरनमेंट के थ्रू। डीप फेथ इन डेमोक्रेसी, ये भी जॉन डेवी का है। एम्फेसिस ऑन मीन्स नॉट एन एंड, है ना जी, क्या करता है ये वाला टर्म क्या है, एम्फेसिस ऑन मीन्स नॉट एन एंड। हमें डायरेक्ट रिजल्ट पे फोकस ना करके किसमें फोकस करनी चाहिए जी, किसमें फोकस करनी चाहिए, प्रोसेस में फोकस करनी चाहिए, है ना, किसमें, प्रोसेस में फोकस करनी चाहिए, किसमें फोकस करनी चाहिए, माध्यम में फोकस करनी चाहिए, मेंस में फोकस करनी चाहिए। हमें रिजल्ट तो झक मार के हमारे पास आ जाएगा, है कि नहीं जी। आप तैयारी अच्छे से कीजिए ना, है ना, तैयारी अच्छे से कीजिए, रिजल्ट आपका आ जाएगा झक मार के। लेकिन अगर आप माध्यम पे ही फोकस नहीं कीजिएगा, प्रोसेस में ही फोकस नहीं कीजिएगा, तो फिर रिजल्ट कैसे आएगा, है ना। इसलिए इन्होंने सोसाइटी हमें बेहतर चाहिए, है ना, अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिस्ट क्या कहा कि हमें सोसाइटी बेहतर चाहिए। लेकिन सोसाइटी बेहतर चाहिए तो आप पहले बच्चा को तो बेहतर बनाओ, इंडिविजुअल पे तो फोकस करो। अगर इंडिविजुअल को आपने फोकस कर लिया, उनको अगर बेहतर बना लिया, तो सोसाइटी आपको तो ऑटोमेटिकली बेहतर बन जाएगा, है ना। तो अल्टीमेट एंड क्या है, एंड रिजल्ट में फोकस ना करके मीन्स में फोकस करने के लिए इन्होंने ज्यादा जोर डाला है। इट्स क्लियर, हाँ जी, हेलो 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 हेलो, इट्स क्लियर जी, इतना क्लियर है बात, हाँ जी क्लियर। बहुत चिल्ला रहे हो लेकिन आप लोग, है ना, बहुत जोर जोर से बुलवा रहे हो, हाँ
चलिए, चल लेकिन क्लियर है कि नहीं बताइए आप लोग को? तो मतलब जी, बिल्कुल clear है, क्लियर होगा। clear है। वो ढोल धमाके की आवाज आप लोग को सुनाई दे रहा है हल्का फुल्का? नहीं सुनाई दे रहा होगा नहीं ना? सर, बिल्कुल साफ आ रही है। नहीं सुनाई दे रहा। मैं रिकॉर्डिंग सुनूंगा बाद में पक्का, मतलब यस सर मानना नहीं आ पड़ेगा रहा जी। है, मेरा माइक बहुत ही मेरा, ना के बराबर आ रहा है। हाँ, मेरा सर माइक का नॉइज गजब का माइक कैंसलेशन है बहुत जी, मतलब है। मेरा वही ना, माइक मेरा देखिए अच्छा मेरा होगा सर, माइक, 1+ का होगा। हाँ देखिए ना मेरा माइक कितना गजब का है कि बस मेरा मुझे ही वो पहचानता है और मेरी आवाज को कैच करके आप तक पहुंचा रहा है ना, बाकी दुनिया की आवाजों को नहीं पहुंचाता है। मेरा दोस्ती है मेरे माइक माइक। का यही काम होता है सर। हाँ जी, माइक का यही काम होता है, बाहर की डिस्टरबेंस को दूर करना होता है सर। है ना, नॉइज को कैच नहीं करता है वो, है ना। चलिए खैर, अब ये वाला कॉन्सेप्ट एक जो मेरा माइंड में बैठा हुआ है, तो मुझे धीरे धीरे इसको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि वैसा ये चीजें है ना। मैं भी इस चीज को मानता हूँ कि अगर कोई चीजें आपको हमेशा डिस्टर्ब कर रहा है तो उसके साथ आप जीना सीख लीजिए, है कि नहीं? वो अपने आप खत्म हो जाएगा ना, तो अदरवाइज आप कितनी अवॉइड करोगे और कितना उससे दूर भागोगे। जैसे अभी अभी वाली सिचुएशन ले लीजिए कि मेरा ऐसा अगर आवाज होता है मेरे आसपास में तो मैं क्लास बिल्कुल ही नहीं ले पाता हूँ, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब लगता है कि मेरे कान पे, और मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। और वो एक जो सिक्वेंशियलिज्म होता है ना किसी चीज को प्रेजेंट करने का, तो वो बहुत दिक्कत होता था, है ना। लेकिन अब इसके साथ जीना पड़ेगा, अब डेली डेली तो स्किप नहीं किया जा सकता है कि नहीं जी? जी जी सर। हाँ, यस तो सर। चलिए अब हम लोग कुछ फॉर्म्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्म्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म में एक ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म है, एक एक्सपेरिमेंटलिज्म प्रैग्मेटिज्म है, एक नॉमिनलिस्टिक प्रैग्मेटिज्म है, और एक बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म है। ये 4 प्रैग्मेटिज्म्स के टाइप भी बोल सकते हैं, फॉर्म्स भी बोल सकते हैं। आ जाए? हाँ जी, यस देखिए जी सर। ह्यूमनिस्टिक जो प्रैग्मेटिज्म है, एक्चुअली ये पार्टिकुलरली सोशल साइंस में इसको पाया जाता है, ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म। और इनका जो मेन जो उद्देश्य है ना, मेन उद्देश्य जो है मतलब ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट्स में, है ना, ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट्स में मतलब ह्यूमन को क्या करना, सेटिस्फाइड करना या सेटिस्फैक्शन उनको दिलाना है। ह्यूमन को क्या करना है, अकॉर्डिंग टू इट द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नेचर इज द क्राइटेरियन ऑफ यूटिलिटी। मतलब एक इंसान सेटिस्फाइड कब हो सकता है ना, एक इंसान सेटिस्फाइड कब हो सकता है, वो सेटिस्फाइड कब हो सकता है, इसके पीछे इनकी ज्यादा मतलब इंफेसिस है ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म्स में। ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म में इस चीज पे ज्यादा इंफेसिस है कि सेटिस्फैक्शन। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डिप्रेशन में है, या फिर हम बहुत ज्यादा इरिटेशन से, हमें लाइफ में बार बार फेलियर हो रहा है ना, तो हम अपने जीवन से क्या होंगे, सेटिस्फाइड नहीं होंगे। अगर हम अपने जीवन में सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो फिर हम अपनी एक जो वेल बीइंग ऑफ लाइफ है वो हम जी नहीं पाएंगे। तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी का ये वो समझता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है और हर इंसान को वेल बीइंग बनाना मतलब उनका बर्थ राइट है। मतलब हर इंसान को एक समृद्ध जीवन जीना इंसान का बर्थ राइट है ना। हर इंसान का यह हक है कि अगर इस दुनिया में आया है तो वो एक बेहतरीन जीवन जिए। ऐसा नहीं कि वो हमेशा परेशान रहे, हमेशा दुख रहे, हमेशा रोते हुए रहे, हमेशा परेशान रहे, है ना। नहीं, यही कारण है कि इंसान जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस करना शुरू कर दिया है ना, क्यों? ह्यूमन सेटिस्फैक्शन के लिए। क्यों? ह्यूमन सेटिस्फैक्शन के लिए। आपको हमको कभी भी दुख होता है, कभी भी हम फेल्योर होते हैं अपनी लाइफ में, सबसे पहले जाके हम अपने भगवान को, अपने ईश्वर को, अपना अल्लाह को याद करते हैं। क्यों? हमें वही से सेटिस्फैक्शन मिलता है ना। हमारी दुख का जो निवारण होता है वहां से, इसलिए हमारी रिलीजियस प्रैक्टिस शुरू होता है। तो ये ह्यूमनिस्टिक जो प्रैग्मेटिज्म है ना, ये फोकस करता है कि ह्यूमन सेटिस्फैक्शन कैसे हो सकता है। तो इनका कहता है कि बेस क्या है कि यूटिलिटी, है ना। यूटिलिटी क्या वो यूज करता है किस चीज को और उनको क्या कर सकता है, सेटिस्फाइड कर सकता है ना। तो ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है इस चीज पे ज्यादा फोकस करता है, ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल जो प्रैग्मेटिज्म्स है ना, एक्सपेरिमेंटल जो प्रैग्मेटिज्म है, बस यही चीज है जो पहले भी आपसे हम बात कर चुके हैं एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म्स में, कि मतलब कोई फैक्ट या कोई नॉलेज तभी सत्य है जब आप उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू सत्य साबित कर देंगे।
है ना। हम उसी को सत्य मान लेंगे अगर आप उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्सपेरिमेंट के थ्रू साबित करते हैं, या एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसको असरटेन करते हैं, या एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप उसको एक्वायर करते हैं, तो वही सत्य है आपका, है ना। तो कोई फैक्ट, जैसे किसी ने बोला कि हाँ सर गॉड है, ईश्वर है, ऐसा है ना, या पुनर्जन्म होता है, आपने ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया, यस सर एक्सपेरिमेंट के थ्रू, मैंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऐसा किया। सर आत्मा होता है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू यू कैन प्रूव इट, यस यस सर मैंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया, यस ठीक है, इट्स ओके, प्रैग्मेटिज्म उसको मानता है ना। तो कोई भी फैक्ट, है ना, कोई भी फैक्ट, कोई भी नॉलेज ट्रू है, सत्य है, अगर उसको असर्टेन किया गया, अगर उसको एक्वायर किया गया, है ना, अगर उसको गेन किया गया थ्रू एक्सपेरिमेंट मेथड से। इट्स क्लियर? हाँ जी, हेलो हेलो। Yes, sir. इसका क्या, Yes, sir. नॉमिनलिस्टिक प्रैग्मेटिज्म, है ना, नॉमिनलिस्टिक प्रैग्मेटिज्म, है ना जी, नॉमिनलिस्टिक प्रैग्मेटिज्म। नॉमिनलिस्टिक प्रैग्मेटिज्म कहता है कि हम जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं हमें एक रिजल्ट प्राप्त होता है ना। जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें एक रिजल्ट प्राप्त होता है ना, हमें एक प्रोडक्ट मिलता है जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। और किसी भी चीज का मकसद ही होता है, जब भी हम एग्जामिनेशन करते हैं, जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हमारा मकसद होता है कि किसी प्रोडक्ट को प्राप्त करना, या कोई रिजल्ट को अटेन करना, या किसी रिजल्ट को हासिल करना। ये हमारा एक तरीके से हाइपोथेसिस मान सकते हैं, या ये हमारा उद्देश्य ही होता है, ये हमारा मकसद होता है एक्सपेरिमेंट करने का, है ना। तो नॉमिनलिस्टिक प्रैग्मेटिज्म कहता है कि यस, अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके आपको क्या मिला जी, क्या मिला, रिजल्ट मिला कोई, है ना, कोई रिजल्ट मिला, कोई आपको प्रोडक्ट मिला, है ना जी, कोई प्रोडक्ट मिला, तो वो रिजल्ट, है ना, वो रिजल्ट जो आपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपने हासिल किया, वो पर्टिकुलर और कॉन्क्रीट होगा, है ना। वो क्या होगा, पर्टिकुलर और कॉन्क्रीट होगा। उनका जो नेचर होगा वो जनरल नेचर नहीं होगा, है ना, नेवर जनरल नेचर एंड एब्स्ट्रैक्ट नेचर का नहीं होगा, है ना। नॉमिनलिस्टिक में कहा गया कि वो जनरल नेचर का नहीं होगा, ना ही वो एब्स्ट्रैक्ट नेचर का होगा, एकदम कॉन्क्रीट, है ना, एकदम कॉन्क्रीट। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि भूत है, क्या उसका मतलब जो है कॉन्क्रीट एग्जिस्टेंस है या एब्स्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस है ना। अगर आपने एक्सपेरिमेंट भी किया, क्या आपने कॉन्क्रीट वे में इनका रिजल्ट आया, है ना, कॉन्क्रीट वे में इनका रिजल्ट आया कि एब्स्ट्रैक्ट वे में, हाँ कि हाँ भूत है। अब जो भूत होने के कॉन्सेप्ट कोई भी दुनिया में क्या कॉन्क्रीट वे में प्रेजेंट कर सकता है या एब्स्ट्रैक्ट वे में प्रेजेंट कर सकता है जी? कोई भी बोलेगा तो एब्स्ट्रैक्ट वे में ही बोलेगा ना जी, भूत के बारे में। हाँ जी, हेलो। यस सर, Yes, यस sir. सर। तो ये नॉमिनलिस्टिक प्रैग्मेटिज्म में कहता है कि अगर आप कोई भी अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका रिजल्ट कैसा होना चाहिए, उसका रिजल्ट कैसा होना चाहिए, पर्टिकुलर और कॉन्क्रीट रिजल्ट होना चाहिए, है ना। आप हवा हवा में बात नहीं करेंगे, है ना, क्या आप हवा हवा में बात नहीं करेंगे, ठीक है, एकदम उसका रिजल्ट एकदम कॉन्क्रीट एंड पर्टिकुलर उसका रिजल्ट होना चाहिए ऑलवेज, है ना। अकॉर्डिंग टू नॉमिनलिस्टिक प्रैग्मेटिज्म, द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर ऑलवेज पर्टिकुलर एंड कॉन्क्रीट, नेवर जनरल एंड अब्स्ट्रैक्ट इन कॉन्सेप्ट, है ना। आप हवा हवा में नहीं बोल सकते कि हाँ आत्मा है ना, आत्मा है, ऐसे नहीं बोल सकते, क्या उसका कॉन्क्रीट एग्जिस्टेंस है क्या, है ना। तो ये नॉमिनलिस्टिक प्रैग्मेटिज्म, इसके लिए हाँ जी, Yes, sir. ओके। नेक्स्ट है आपका बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म, है ना, बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म। बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म में जो सोशल एस्पेक्ट है ना, जो सोशल एस्पेक्ट से उस पे ज्यादा फोकस करता है बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म में, है ना। इसके अकॉर्डिंग एक इंसान कैसा होना चाहिए, है ना, एक इंसान कैसा होना चाहिए, एक इंडिविजुअल कैसा होना चाहिए, है ना, उसके अंदर कौन कौन सी सोशल स्किल्स होना चाहिए, एक इंसान के अंदर क्या क्या चीजें डेवलप करना चाहिए। तो बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म जो है इस चीज पे फोकस करता है कि मतलब जॉन डेवी जो बायोलॉजिकल pragmatism है, John Dewey is based upon this biological pragmatism, according to which the ultimate aim of all knowledge is harmony of the man with the environment, है ना, harmony of the man with the environment। सभी नॉलेज का जो अल्टीमेट एम है ना जी, जो अल्टीमेट एम है, जो परम उद्देश्य है, वो परम उद्देश्य क्या है कि इंसान के अंदर हार्मोनी पैदा करना है, इंसान के अंदर पीस पैदा करना। पीस समझते हैं आप लोग,
हारमोनी समझते हैं? यस यस सर, यस सर, हम दिल्ली सर। हाँ, रामदिली। मिलजुल कर सर, साथ में मिलजुल कर। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल, है ना, मतलब सद्भाव से, है ना, सब सद्भाव से, एकता के साथ, है ना, समरसता के साथ, हाँ, सौहार्दपूर्ण, है ना, इस तरह का टर्म आप हिंदी में ले सकते हैं। तो उसके साथ रखना, है ना, सारे देखिए कितना ज्यादा ये सोसाइटी में फोकस किया था, है ना। ये प्रैग्मेटिज्म कहता है कि उस एजुकेशन का कोई मकसद ही नहीं है जो आपको एक हार्मोनी के साथ आपको रहने के लिए लायक नहीं बनाता हो। क्या फायदा उस एजुकेशन का जी, है ना। अगर हम में और आप में मतलब एक नफरत वाली आप हमारी इंटेंशंस होगा, क्या उस एजुकेशन का क्या फायदा कि आपको एक हार्मोनियस वाला लाइफ नहीं दे सका, है ना। हमारे बीच और आपके बीच फ्रैटर्निटी को डेवलप नहीं कर पाए, भाईचारगी को डेवलप नहीं कर पाए, पीस को डेवलप नहीं कर, वैल्यूज को डेवलप नहीं कर पाए, उस एजुकेशन का, उस नॉलेज का क्या फायदा। तो प्रैग्मेटिज्म कहता है कि हर नॉलेज का परम उद्देश्य यही होना चाहिए, परम उद्देश्य यही होना चाहिए, हर एजुकेशन का यही उद्देश्य होना चाहिए कि हर इंसान के अंदर क्या डेवलप करना, हार्मोनी डेवलप करना, पीस डेवलप करना, स्टेबिलिटी डेवलप करना, है ना, फ्रैटर्निटी डेवलप करना, भाईचारगी डेवलप करना, डेमोक्रेटिक वैल्यूज डेवलप करना, ठीक है। विद एजुकेशन डेवलप सोशल स्किल विच फैसिलिटेट्स वंस लाइफ। द स्कूल इज अ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी विच प्रिपेयर्स द चाइल्ड फॉर फ्यूचर लाइफ। ये जॉन डेवी ने कहा था ना, स्कूल इज अ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, या स्कूल इज एम्बैरियो, एक टर्म शायद और है, एम्बैरियो ऑफ द सोसाइटी, इस तरीके से एक टर्म है, वो जॉन डेवी ने यूज किया था, है ना। तो बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म में ये फोकस करता है कि एक इंडिविजुअल को प्रिपेयर करना, किस तरीके से प्रिपेयर करना, और जो नॉलेज का मकसद होगा, जो एजुकेशन का मकसद होगा, वो मकसद क्या होना चाहिए आपका, है ना। तो ये कुछ इनका टाइप है, 4 टाइप है आपका, ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म, एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म, नॉमिनलिस्टिक प्रैग्मेटिज्म एंड बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म। आई थिंक इट्स क्लियर। हाँ जी, क्लियर। यस सर। चलिए और आगे बढ़े हम लोग, और कुछ और चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इनका बहुत फेमस है प्रैग्मेटिज्म एंड करिकुलम, है ना। और लगभग जो आप करिकुलम पढ़ेंगे आज के डेट तक जो करिकुलम को बनाया जाता है, प्रैग्मेटिज्म के जो प्रिंसिपल है, जो असूल है, जो सिद्धांत है, इनको आज तक इनके शामिल किया जाता है ना। नेचुरलिज्म का हल्का फल्का यूज किया जाता है कि मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हल्का फल्का, है ना। बट नेचुरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है एजुकेशन में फुल्ली अप्लाई नहीं किया जा सकता है, खास करके हमारी कंट्री में नेचुरलिज्म के कॉन्सेप्ट्स को आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, 100% अप्लाई नहीं कर सकते हो। नेचुरलिज्म फिलोसफी कहता है कि बच्चों को फुल्ली फ्रीडम दे दीजिए। आप लोग अगर फुल्ली फ्रीडम दे दीजिएगा तो मतलब जो है 80 बच्चा में 4-5 बच्चा हमारे क्लास में रहेगा, नहीं आएगा सब कोई, है कि नहीं। आप लोग को जबरदस्ती घिच के हम लेके आते हैं, है ना, धमकी की देते हैं ताकि आप लोग आके क्लास कर रहे हैं। शौक तो है कि नहीं, वो भी आप लोग जब मैच्योर स्टूडेंट हो, है ना, आप लोग बहुत मतलब जो है काबिल स्टूडेंट हो, बहुत तेज तर्रार हो, आप लोग जानते हो, आप मतलब जो है क्या कहते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैरियर फोकस्ड स्टूडेंट हो, कैरियर ओरिएंटेड स्टूडेंट हो, उसके बावजूद ये हाल है ना। अगर छोटे छोटे बच्चे को नेचर में भेज देंगे, फ्रीडम दे देंगे, छोड़ दे देंगे, उदंड बनतो कि नहीं बनतो जी उदंड बनतो ना। हेलो, यस सर। उदंड बनेगा जी, क्या बन जाएगा, है ना। खास करके इंडियन पर्सपेक्टिव जो है, जो इंडियन चाइल्ड है, खास करके जो बिहार, यूपी और नॉर्थ इंडिया का जो बच्चे हैं हैदराबाद का भी बड़ी खतरनाक बच्चा है जी, हैदराबाद का तो सबसे बड़ा खतरनाक, है ना। पूरा देश में चले जाइएगा बच्चे को, और हैदराबाद का बच्चा सबसे यूनिक है अगर उसको आप फ्रीडम दे दिए। एक मैं कॉन्सेप्ट सुना था किसी अच्छे एजुकेशनिस्ट का है कि बच्चे को पढ़ाना मीन्स जंगल में डायनासोर को हैंडल करना। जी बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट का है, मैं उसका नाम अभी बोल रहा हूँ। मतलब टू एजुकेट द चाइल्ड इट्स मीन्स टू मतलब जो हैंडल द डायनासोर इन द फॉरेस्ट, है ना। एकदम आपको अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर एक्सपीरियंस करना हो तो कभी हैदराबाद के सरकारी स्कूल में आप जाके 1 हफ्ते तक पढ़ा के आ जाइए। आप में से कोई एक्सपीरियंस क्या है जी हैदराबाद के सरकारी स्कूल के बच्चों का? यस सर। यस सर।
जी सर। सर हम लोग एक्सपीरियंस इंटर्नशिप में गए थे, इस बार इंटर्नशिप में गए थे बीएड वालों का चेक करने। बीएड हाँ वालों से बराबर झगड़ा हो जाता था बच्चों का। उन्होंने भाई को बुला लिया, भाई बोला कि इसको हाँ मारेंगे, तो भाई भी बोला हाँ मारो, हम देख लेंगे ये टीचर क्यों मारे। तो फिर हाँ हम लोग गए, बात को सुलझाया, ताकि टीचर प्रिंसिपल और सभी हाँ। टीचर से मिले, तो वो लोग उसको डराए धमकाए, तब जाके शांत हुआ, वरना लड़ाई कर लेता। सर बच्चे मानती नहीं है। ये वो आप लोग तो अभी ऑब्जर्वर के तौर पे गए है ना, क्लास आप लोग नहीं लिए है ना, क्लास जी लेते तब ना। सर, एमएड में क्लास नहीं लेना था सर, हमको ऑब्जर्व ही हाँ करना तो था। आप लोग एज ऑब्जर्वर के जो इंटर्नशिप है ना, वो लोग लेकिन बात तो जरूर किए होंगे, कैसे कैसे बताया होगा तो जी जी जी, मैं बहुत माइनस किया सर, उसको समझाया सर, बहुत माइनस हाँ किया। तो ज्यादा बदमाश होता है सर यहाँ। हाँ, दूसरे का जब क्लास होता था ना, मैं खुद जाके मेरे कई ऐसे साथी था कि मुझे खड़ा करके रखता था अपनी क्लास में, तब जाके वो क्लास ले पाता था, क्योंकि मैं कुछ नहीं देता था, मैं घींच के मारते थे एकदम, तो बच्चा एकदम शांत रहता था। हाँ मारना नहीं था सर, मारना अलाउड ही नहीं था। मानना इला नहीं, अब क्या कीजिएगा, मतलब ऐसा हम तो बोलते थे सारी साइकोलॉजी फेल है इन लोग के सामने, है ना, सारी साइकोलॉजी फेल है जी ना, सर, यू कैन लगता नॉट है हैंडल, है सर, ना। हम लोग पीछे बैठते थे सर, तब जाके उसका भी क्लास होता था, तब शांत रहते हाँ, थे बच्चे। हाँ, और ऐसा ऐसा बच्चा ना, और जब आप कुछ ह्यूमनिस्टिक वाला बात जब बोलना शुरू करेंगे ना, कुछ वैल्यूज वाला बात बोलना शुरू कर देंगे, इमोशनल टाइप का, आंख से उन लोग का मतलब आंसू आ जाएगा, है ना, आंख से आंसू आ जाएगा, रोना लगेगा सब, ठीक है। और मतलब ये ऐसा है कि इतना जल्द खत्म भी हो जाएगा, लगेगा कि आज के बाद ये लोग सुधर गया है, आज के बाद ये लोग उदंड नहीं होगा, है ना, एकदम सुधर गया, आज के बाद कुछ नहीं होगा, है ना। लेकिन फिर कल फिर से ऐसा, मैं एक बच्चे को मतलब जो है ऐसा हुआ था कि मैं बहुत ज्यादा ही डांट दिया उसको, है ना, मेरे वो धमकी दे रहा था कि चलो बाहर देखते हैं तुमको, तुमको बोलेगा, है ना, चलो बाहर देखते हैं तुमको, तो इस तरह की चीजें जो है आपको मिले। तो खैर मैं कह रहा था कि नेचुरलिज्म का एप्लीकेशन एजुकेशन में, खास करके इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम बहुत कम किए हैं, या बहुत कम ही उसकी गुंजाइश है, नहीं किया जा सकता है उसको, है ना। हाँ बाकी कंट्री में पॉसिबल है, ये मैं नहीं कहूंगा कि हाँ बाकी कंट्री में शायद नहीं करता, बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसका कम है। फुल्ली फ्रीडम की जो बात आती है, सेल्फ डिसिप्लिन की बात आती है, चाइल्ड सेंटर्ड वाला ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, है ना ये। लेकिन प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग करिकुलम कैसा होना चाहिए, है ना, प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग करिकुलम कैसा होना चाहिए, इसका एप्लीकेशन सिर्फ हमारी इंडिया ही नहीं, बाकी और राज्यों ने, बाकी और देशों ने बहुत अच्छे से इसका एप्लीकेशन किया। जैसे देख लीजिए, पहला प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिज्म एंड फ्लेक्सिबिलिटी। क्या ये सभी को किया जा सकता है कि नहीं जी? हेलो, और भी है ना, मैं कुछ ही को मतलब लिखे हैं, और भी है। क्या ये सबको आज के डेट पे भी अगर आपको मैं करिकुलम बनाने दे दूं, तो जब भी आप करिकुलम बनाएंगे तो इस तरह के प्रिंसिपल को मद्देनजर रखते हुए कंटेंट तैयार करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना जी? हेलो, है ना जी? देखिए क्या क्या, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिज्म एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये आपका था प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी, और उनके अकॉर्डिंग करिकुलम कैसा होना चाहिए इस पे बात कर लिए, और और फिर टीचर कैसा होना चाहिए, स्कूल कैसा होना चाहिए, एम ऑफ एजुकेशन कैसा होना चाहिए, इस पे भी आप थोड़ा सा कंटेंट देख लीजिएगा, जो मैंने पहले आपको कंटेंट भेजा था। और इतना अभी तक के लिए हम लोग रखते हैं प्रैग्मेटिज्म्स में। क्वेश्चंस आपका यही तक हो सकता है, और एप्लीकेशन बेस्ड टाइप की क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। चारों पांचों फिलोसफी आपके सामने है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप एनालाइज करके आंसर दे। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है, तो आप आसानी से जवाब दे देंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा एप्लीकेशन टाइप बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा सा एनालाइज वगैरह करते हुए जी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी में इतना ही रखे। ऑल आर क्लियर जी? एवरीवन प्लीज। हाँ जी, यस सर। जी सर। एवरीवन क्लियर? सर इसके बाद क्या अच्छा, ये देखिए प्रैग्मेटिज्म तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। और क्या बोलते हैं, ये 11 बज भी गया, तो मैनेजमेंट